तेंदुलकर को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया है। सचिन भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी हैं। प्रोफेसर सीएनआर राव को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। इलाके की तस्वीर शुरू करें उसके पहले रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। नोएडा एक्सटेंशन में एक बार फिर जमीन अधिग्रहण विवाद गहरा गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पटवारी जमीन अधिग्रहण पर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को झटका दिया है। कोर्ट ने जमीन अधिग्रहण रद्द करने के फैसले को लागू नहीं करने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने इसे अवमानना करार दिया है। तो कोर्ट ने कहा कि आदेश को 4 हफ्ते के अंदर लागू किया जाए। 2008 में अथॉरिटी ने पटवारी गांव की 589 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया था और किसानों ने इसे जबरन बताते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद 2011 में कोर्ट ने जमीन अधिग्रहण रद्द करने का फैसला सुनाया, जिसकी वजह से 1 दर्जन बिल्डर के प्रोजेक्ट खटाई में पड़ गए। अब कोर्ट ने ये कहा है कि क्यों नहीं लागू किया गया जब कोर्ट का ये आदेश था। अब एक बड़ा झटका, नोएडा एक्सटेंशन में एक बार फिर जमीन अधिग्रहण विवाद गहरा गया है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पटवारी जमीन अधिग्रहण पर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को एक बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने जमीन अधिग्रहण रद्द करने के फैसले को लागू नहीं करने पर नाराजगी जताई है। यानी कि कोर्ट ने कहा है कि अधिग्रहण रद्द करने का जो फैसला है उसको कोर्ट ने दिया था, उसको लागू क्यों नहीं किया गया, इसी पर नाराजगी जताई गई है कोर्ट की तरफ से। और कोर्ट ने इसे अवमानना करार तक दे दिया है। यानी कि कोर्ट के आदेश का जो फैसला आदेश था उसको नहीं मानने पर अवमानना करार दिया है कोर्ट ने इसे। और कोर्ट ने कहा है कि आदेश को 4 हफ्ते के अंदर लागू किया जाए। तो 2008 में अथॉरिटी ने पटवारी गांव की 589 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया था और किसानों ने इसे जबरन बताते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद 2011 में कोर्ट ने जमीन अधिग्रहण रद्द करने का फैसला सुनाया, जिसकी वजह से 1 दर्जन बिल्डर के प्रोजेक्ट खटाई में गिर गए। तो वाकई एक बड़ा इस वक्त झटका लगा है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को और साथ में उन बिल्डर्स को जिनके प्रोजेक्ट्स यहां पर चल रहे थे। और अब कोर्ट ने कहा है कि जब कोर्ट ने फैसला सुनाया था जमीन अधिग्रहण रद्द करने का, तो इसे क्यों नहीं लागू किया गया। कोर्ट ने इसे अवमानना माना है और कहा है कि 4 हफ्ते के अंदर लागू कर दिया जाए जो आदेश है। और हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता अमित चौधरी। अमित, ये बताइए कि ये जो पटवारी जमीन अधिग्रहण को लेकर कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसके बाद भी किस तरीके से इस काम को आगे बढ़ाया गया और अब क्या कुछ माना जाए। इतनी बड़ी लैंड है, इतने बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, किस तरीके से एक बड़ा झटका। देखिए, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इस जमीन को अधिग्रहण किया था और जमीन अधिग्रहण करने के बाद से जो किसान है पटवारी गांव के, वो कोर्ट की शरण में गए थे, क्योंकि किसानों का कहना था कि इस जमीन को अर्जेंसी क्लोज लगाकर अधिग्रहण कर लिया गया है और किसानों के मुताबिक जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया है। तमाम चीजों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये केस चल रहा था और उसी में पिछले साल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को आदेश किया था कि तमाम किसानों की जमीन वापस की जाए और जिन किसानों की जमीन अधिग्रहण की गई थी, लेकिन तब से अभी तक वो जमीन किसानों की वापस नहीं की गई, जिसके चलते अब किसानों ने दोबारा कोर्ट का रुख किया और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि 2 महीने के अंदर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण जो पटवारी गांव के किसान है जो जमीन अधिग्रहण की गई है उसको वापस करें। और ऐसे में अगर कोर्ट का फैसला है तो पटवारी गांव की जमीन पर बात की जाए तो श्वेता, यहाँ पर कई बड़े नामी बिल्डर हैं जिनके प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं, तो उन बिल्डरों को भी काफी झटका लग सकता है। इस मामले में नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन रामारमन से भी हमारी सुबह बात हुई थी, तो उनका कहना था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद वो लोग सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए थे और वहां पर भी मामले में सुनवाई चल रही है। जी, यानी कि अब सारी उम्मीदें जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर टिक गई हैं। बिल्कुल, अगर प्राधिकरण की बात की जाए तो प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि क्योंकि पिछले आदेश आने के बाद से हम लोग सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए थे और तमाम जो भी कंडीशन थी जमीन अधिग्रहण करने को लेकर तमाम चीज मामला में विचाराधीन है। ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद भी हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे और उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। समझाइए हमें, जिस तरीके से कोर्ट ने तो ये कह दिया है जो अभी उसका फैसला था इलाहाबाद हाईकोर्ट का उसे माना नहीं गया, जिसको उसने अवमानना माना है और ये कहा है कि 4 हफ्ते के अंदर अब कहीं न कहीं जो एक फैसला है उसको लागू करना होगा। तो फैसले को तो लागू करने की बात कह दी गई है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा लिया गया है, तो आगे की जो पूरी कार्रवाई है वो कैसे होगी।
बिल्कुल श्वेता, देखिए अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात की जाए तो जुलाई 2011 में पिछला फैसला जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया था, पिछली बार के जो भी किसान हैं 80% से ज्यादा किसान पटवारी गांव के नाखुश थे। इस अधिग्रहण को लेकर तमाम तरीके की मांग थी, उनको लेकर उन्होंने काफी समय प्रोटेस्ट भी किया और प्राधिकरण के अधिकारियों से कई बार वार्ता भी की गई। मामला नहीं सुलझा अधिकारियों के लेवल पर, तो कोर्ट में मामला गया था और कोर्ट ने जुलाई 2011 में किसानों की जमीन वापस देने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को आदेशित किया था। लेकिन उसके बाद से जो प्राधिकरण के अधिकारियों से हमारी बात हुई है, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही थी। लेकिन अब कल हुई सुनवाई में इलाहाबाद हाई कोर्ट में किसानों ने दोबारा कोर्ट की शरण ली और कोर्ट ने उनकी, लेकिन अमित ऐसे में तो ये भी बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, जब सुप्रीम कोर्ट की में पूरा ये मामला चल रहा था, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला पहले ही आ चुका था, तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने वहां पर जो बिल्डर्स थे उनको काम कैसे शुरू करने दिया, उनको क्यों नहीं रोक लिया गया उस वक्त? देखिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बात की जाए तो नोएडा एक्सटेंशन शुरुआत से ही विवादों में रहा है और यहाँ पर पहले एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की परमिशन को लेकर काफी समय बिल्डरों का काम रुका रहा और परमिशन आने के बाद से कोर्ट के फैसले को नजरअंदाज करते हुए अगर कहा जाए तो बिल्डरों को काम करने की अनुमति दे दी थी और उसके बाद से एनसीआर प्लानिंग बोर्ड का जब परमिशन मिली थी नोएडा एक्सटेंशन के लिए, तभी से लगातार जो भी बिल्डर हैं वहां पर वो काम कर रहे हैं। कुछ एक इलाका ऐसा जरूर था नोएडा एक्सटेंशन का, एक दो गांव का, जहां पर अधिग्रहण को रद्द करने के स्पष्ट आदेश दिए गए थे और उन जगहों पर काम अभी भी रुका हुआ है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जो प्राधिकरण के अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा जो फैसला दिया गया है उसको किस तरीके से लेंगे और जो बिल्डरों के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको राहत मिल पाएगी या किसानों को राहत मिल पाएगी? अमित ये बताइए, अभी आपकी बात हुई होगी जब नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों से, जब ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त बोल दिया है कि 4 हफ्ते के अंदर जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्देश था उसको आप लागू करिए, अब वो क्या कह रहे हैं, करेंगे क्या? हालांकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तो पहले ही खटखटा रखा है, आखिर अब क्या करेंगे? देखिए श्वेता, अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो इस सुनवाई के दौरान जरूर प्राधिकरण पक्ष की तरफ से जो वकील हैं उन्होंने वहां पर अपना पक्ष जरूर रखा होगा और प्राधिकरण का पक्ष सुनने के बाद ही शायद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया हो और प्राधिकरण द्वारा जो भी इस जमीन अधिग्रहण करने को लेकर बताए गए थे उनको पर्याप्त नहीं मानता इलाहाबाद हाईकोर्ट, जिसके चलते अब किसानों के पक्ष में 2 महीने में जमीन लौटाने का आदेश दिया गया है। लेकिन अधिकारियों की बात की जाए तो अधिकारी अभी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की जो भी फैसला आएगा उस आदेश को मानने की फिलहाल बड़ी मुश्किल उन लोगों के लिए जिन्होंने यहाँ पर घर बुक करा रखे हैं। फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश इस वक्त इलाहाबाद से हमारे साथ। दिनेश, सबसे पहले तो ये बताइए कोर्ट ने कहा क्या है? देखिए श्वेता, कोर्ट के सामने एक याचिका आई थी, कंटेम्प्ट पिटीशन आई थी पटवारी गांव के किसानों की तरफ से और उनको ये कहा गया था, कोर्ट में ये तैयार की गई थी कि अप्रैल 2011 में इसी कोर्ट ने यह आदेश किया था कि पटवारी गांव का जो अधिग्रहण किया गया है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से उसको रद्द कर दिया जाए, किसानों की जमीन वापस कर दी जाए। बावजूद इसके इतना लंबा समय गुजर जाने के बाद भी आज तक न किसानों की जमीन वापस हुई और न ही वहां का अधिग्रहण रद्द किया गया। लिहाजा कोर्ट ने इस पूरे मामले ये कहा है कि जल्दी से जल्दी 2 महीने के अंदर इस पूरे मामले में कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया जाए और उसके बाद जो पिटीशन थी, कंटेम्प्ट पिटीशन थी, इसको निस्तारित कर दिया गया। जी सर। चलिए दिनेश, फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जमीन अधिग्रहण रद्द करने का जो फैसला था उसे लागू क्यों नहीं किया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट का, इसे अवमानना माना है कोर्ट ने और कहा है कि बस अब 4 हफ्ते के अंदर ही जो आदेश है उसका पालन कर लिया जाए। और चलिए अब बात इलाके की तस्वीर की और आज बात कौशाम्बी की। कौशाम्बी एक ऐसा इलाका है जो पर्यटन के लिहाज से बेहद धनी है, तो वही पीतल के बर्तन और लोहे की कढ़ाई के उद्योगों के लिए भी हमेशा से ही इसकी खास पहचान रही है। लेकिन फिर भी इस इलाके को प्रदेश के सबसे पिछड़े इलाकों में गिना जाता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्यों यहाँ का शासन और प्रशासनिक महकमा विकास कार्यों को लेकर ढूलमुल रवैया अपनाता रहा। आज हम आपको दिखाएंगे आखिर कैसी है कौशाम्बी के इलाके की तस्वीर।
कौशाम्बी संसदीय क्षेत्र कौशाम्बी और प्रतापगढ़ की 5 विधानसभा सीटों को मिलाकर बनाया गया। इस संसदीय क्षेत्र पर पिछले 10 सालों से समाजवादी पार्टी के सांसद शैलेंद्र कुमार का कब्जा रहा। पर क्या इलाके की जनता विकास के दावों, वादों और आंकड़ों से खुश है? आखिर क्या है कौशाम्बी इलाके की तस्वीर? चलिए वो देखते हैं। 4 अप्रैल 1997 को एक जिला अस्तित्व में आया था जिसका नाम है कौशाम्बी। कौशाम्बी यानी लोकसभा सीट नंबर 50। ये एक सुरक्षित सीट है जिसमें एक अनुमान के मुताबिक 36% आबादी अनुसूचित जाति से है। कौशाम्बी लोकसभा सीट 5 विधानसभा सीटों को मिलाकर बनाई गई है। इस सीट में कौशाम्बी की 3 विधानसभा सीटें यानी सिराथू, मंझनपुर, चायल हैं और प्रतापगढ़ की 2 विधानसभा सीटें बाबागंज और कुंडा शामिल हैं। कौशाम्बी की सुरक्षित सीट पर बीते 10 साल से समाजवादी पार्टी के शैलेंद्र कुमार काबिज हैं, यानी 2004 से इस सीट पर एसपी का शासन रहा है। वहीं पार्टी ने इस बार भी शैलेंद्र कुमार को ही लोकसभा चुनाव में कौशाम्बी सीट से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। यानी पार्टी को ये उम्मीद है कि इस बार भी इस सीट पर एसपी का परचम वो शैलेंद्र कुमार के नाम पर लहराने में कामयाब हो सकती है। वहीं सांसद जी का मानना है कि उन्होंने जनता से जो वादे किए थे वो उन्हें पूरा करने की तरफ काम करते रहे हैं। केवल कौशाम्बी और हमारे संसदीय क्षेत्र में कुंडा और बाबागंज का विकास ये प्रथम प्राथमिकता है। और लोग तो कई मुद्दे लेकर लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन हमारा जो है मुद्दा केवल विकास का मुद्दा होता है। खैर, बात कौशाम्बी की करें तो पर्यटन के लिहाज से ये इलाका काफी महत्व रखता है। कौशाम्बी बौद्ध भूमि के रूप में जाना जाता है। वहीं यहाँ के जैन मंदिर भी इस इलाके से जुड़े एक बड़े आकर्षण का केंद्र है। कौशाम्बी में कई भव्य और बड़े मंदिर भी मौजूद हैं, जहाँ भगवान की शरण में दूर दराज से आस्था का दीप मन में जलाए लोग यहाँ पहुँचते हैं। वहीं ख्वाजा खड़क शाह की दरगाह भी मौजूद है, जहाँ हिंदू मुस्लिम अकीदत के फूल चढ़ाते हैं। साथ ही यहाँ राजा जयचंद्र का किला भी है। यानी पौराणिक महत्व से जुड़े स्थल हो या फिर ऐतिहासिक धरोहरें, कौशाम्बी बेहद समृद्ध इलाका है। देश का गौरव अशोक का स्तंभ भी कौशाम्बी की ही देन है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या कौशाम्बी के पर्यटन को बढ़ाने की दिशा में कोई काम किया गया? इस पर सांसद शैलेंद्र कुमार का कहना है कि प्रतापगढ़ और कौशाम्बी को जोड़ने वाले पुल को बनवाने का मकसद पर्यटन को बढ़ावा देना ही रहा है। और दुर्भाग्य यह है कि मैं सेंट्रल से लेके यहाँ तक हम कोशिश कर रहे हैं कि बौद्धिस्ट सर्किट से ये जुड़े ताकि पर्यटन के मामले में जनपद कौशाम्बी का महत्व बने। इसलिए गंगा यमुना पे पुल बनाया गया कि यहाँ से चलते हुए आदमी प्रतापगढ़ से लखनऊ जा सकता है। फिर रास्ते में बनारस भी हाईवे पे पड़ जाता है बगल में। तो हमारा ये मकसद रहा कि जनपद कौशाम्बी को एक मानचित्र से जोड़ा जाए और विभिन्न पर्यटन स्थलों से जोड़ा जाए। हमारे यहाँ पर्यटक स्थल है और जापान वगैरह से लोग यहाँ टूरिस्ट आते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई साधन नहीं है। इलाहाबाद उतरते हैं, इलाहाबाद उतरने के बाद उनको साधन नहीं मिलता है। मान लीजिए किसी तरह से मंझनपुर तक आ भी जाते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें पर्यटक स्थल तक पहुँचने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। खैर, ये तो बात रही दावों की, पर क्या विरोधी दल इनसे इत्तेफाक रखते हैं या नहीं? 5 साल में मौजूदा सांसद शैलेंद्र कुमार जी विकास के काम करने के सभी मोर्चों पर विफल रहे हैं। मौजूदा कार्यकाल 5 साल का बेहद निराशाजनक रहा है। बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे गंभीर मुद्दों पर उनकी सोच, उनकी पहल और उनके काम नगण्य रहे हैं और छली हुई महसूस कर रही है अपनी जनता कौशाम्बी की अपने इस सांसद को चुन करके। बीते 5 सालों पर नजर डालें तो सांसद शैलेंद्र कुमार ने अपनी सांसद निधि का सबसे ज्यादा हिस्सा बिजली के क्षेत्र में खर्च किया है। 2009 से 2010 के बीच बिजली के क्षेत्र में 7,15,000 रुपए खर्च किए गए। 2010-11 में 28,03,000 रुपए खर्च किए गए। 2011-12 में 42,49,000 रुपए खर्च किए गए। 2013-14 में सांसद निधि से 1,85,24,000 रुपए बिजली पर खर्च किए गए। वहीं सांसद निधि से सड़कों पर भी अच्छी खासी रकम खर्च की गई है।
सड़कों पर बीते 5 साल में सांसद निधि से करीब 1,28,00,000 रुपए खर्च किए गए हैं। इसके अलावा विद्यालयों के निर्माण पर भी 1,15,00,000 रुपए खर्च किए गए। वहीं गौर करने वाली बात ये भी है कि बीते 5 सालों में सांसद जी ने अपनी सांसद निधि से एक भी रुपया स्वास्थ्य सेवाओं पर इस्तेमाल नहीं किया। ये तो बात रही राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की, जो पक्ष और विपक्ष में अक्सर चलती रहती है। वहीं जनता का विकास कार्यों के बारे में क्या मानना है वो भी जान लेते हैं। जिले की स्थिति बहुत खराब है। यहाँ के रोड, पानी सब 10 साल सांसद रहे हैं शैलेंद्र कुमार, आज तक वैसे ही है। जो पिछला पहले था वही हालत आज भी है। और यहाँ के पानी और बिजली का बहुत समस्या है। रोड एकदम खराब है। कोई विकास के नाम पे कुछ है ही नहीं यहाँ पे। विकास नाम की तो कोई चीज ही नहीं है हमारे यहाँ पे। देख रहे हैं सड़क कैसी है, यहाँ की चरण व्यवस्था बहुत गड़बड़ चल रही है। कौशाम्बी जिले की जिस भी रोड में जाएंगे आप, चाहे वो टेवा रोड हो या भरवारी रोड हो या इधर रोड है, सब रोडें खराब चल रही है इस समय। विकास के नाम की तो कोई चीज है ही नहीं है। कटघरे में तो हमारे सांसद जी हैं, सांसद जी को देखना चाहिए कि तो गांव-गांव भ्रमण करके यही कह रहे हैं कि हाँ सब आदमी खुश क्या है, कहीं बम्बा खराब है तो कहीं ये पानी की समस्या है। बहरहाल जिले में सिंचाई व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़े होते आए हैं। कौशाम्बी जिले की नहरों में 20 बरस से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी पानी नहीं आया है। सिंचाई विभाग के आंकड़ों और कागजों में नहरें पूरी तरह से भरी हुई हैं। वहीं हकीकत ये है कि कौशाम्बी की 7 बड़ी नहर और 20 माइनर नहर में पानी की जगह हवा बह रही है। वहीं इस मुद्दे पर अधिकारी सिर्फ दूसरे विभागों पर आरोप लगाकर किसानों की समस्या से आंखें मूंद कर बैठे हैं। आज तक किसी नहर में भी टेल तक पानी नहीं पहुंचा, जबकि प्रतिवर्ष नहर लाने के नाम पे, सिंचाई के नाम पे करोड़ों रुपए पानी लाने के नाम पे पानी की तरह नहरों में बहा दिए जाते हैं और नहरें सूखी हैं। आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने जनता के इस दर्द को नहीं समझा कि इनको पानी दे दिया जाए तो इनकी खेती हरी भरी हो, किसानों के चेहरे भी हरे भरे रहे। कमियों का कारण ये है कि ये पंप कैनाल है, बिजली से चलता है, पंप चलते हैं मैकेनिकल है, तो कभी कुछ बिजली की कमियों से बिजली नहीं आई या फॉल्ट कर गई, पंप नहीं चले, और या तो मैकेनिकल फॉल्ट हो गया। एक तरफ नहर सूखी पड़ी है तो दूसरी तरफ इस घर पर नजर डालिए जो शासन और प्रशासन का सूखा रवैया झेल रहा है। ये है क्रांतिकारी दुर्गा भाभी का घर, जिसे उनकी याद में संजो कर रखना चाहिए था, लेकिन आज वो सिर्फ और सिर्फ मकान बनकर रह गया है और बस टूटने की कगार पर है। शहीदों और क्रांतिकारियों को भुला दिया गया है। यहाँ पे आज तक दुर्गा भाभी के नाम से कुछ भी नहीं हुआ, किसी ने ध्यान नहीं दिया और उनकी ऐसा लगता है कि उनकी कुर्बानी ही बिल्कुल जैसे बेकार चली गई हो। सब कुछ होने के बावजूद उनको कोई याद करने वाला नहीं है। कौशाम्बी राज्य के सबसे पिछड़े जिलों में शुमार है। एक तरफ पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं का टोटा है, वहीं दूसरी तरफ जिले में रोजगार के साधन नहीं है, जो इस जिले की प्रगति में सबसे बड़ा रोड़ा साबित हो रहा है। कौशाम्बी के 2 सबसे बड़े उद्योग, पीतल के बर्तन उद्योग और लोहे की कढ़ाई का उद्योग अंतिम सांसें ले रहा है। इलाके की तस्वीर तो आपने देख ली, अब जरा सांसद जी खुद को और विपक्षी दल सांसद महोदय को उनके किए कार्यों के लिए कितने नंबर दे रहे हैं, ये भी सुन लेते हैं। नंबरिंग की अगर बात आए तो मैं 10 में तो 11 दूंगा, इसलिए क्योंकि राजनीति में मकसद कुछ लोगों का है कि अपना स्वयं का विकास करना। चूंकि हमारे पिताजी थे स्वर्गीय धर्मवीर जी ने, उन्होंने ना अपना विकास किया, ना हम लोग राजनीति में आके अपना विकास नहीं किया। केवल विकास एक मकसद लक्ष्य था कि द्वाबा का विकास, कौशाम्बी का विकास, ये मकसद रहा हम लोगों। चूंकि देश की संसद में वो अपने दल के सचेतक हैं, हमेशा बोलते रहते हैं, सवाल उठाते रहते हैं। एक वक्ता के रूप में तो मैं उन्हें 10 में से 1 नंबर 2 नंबर दूंगा। विकास कार्यों में मैं उन्हें 10 में से 0 नंबर देने की स्थिति में भी नहीं हूं। देखने वाली बात ये होगी कि जनता आखिर किस पार्टी को कितने नंबर देती है और किसे इस संसदीय क्षेत्र से जीत हासिल होती है। अजय कुमार, कौशाम्बी, जी मीडिया। और यहाँ रुकेंगे, लेकिन जब लौटेंगे तो बात होगी चुनावी चाय की।
की सभी परेशानियों को पीछे छोड़ दें। नए डव इंटेंस रिपेयर की शैम्पू प्लस कंडीशनर पैक के साथ शैम्पू डैमेज रिपेयर करे और कंडीशनर नरिश करे, बालों को बनाए कोमल और मुलायम। डैमेज टू ब्यूटीफुल हेयर इन 2 सिंपल स्टेप्स, सिर्फ 5 रुपए में। काश ड्रीम नियो ली होती और 110 सीसी इंजन होता, 74 किलोमीटर की माइलेज मिलती, गजब होंडा टेक्नोलॉजी होती, अक्षय से मिलता, फैमिली को विदेश घुमाता, ड्रीम नियो की एड में आता। क्या तुम मत करना ये गलती। पेश है ड्रीम नियो, अक्षय से मिले विदेश भी जाएं ऑफर। जल्दी करें, होंडा डीलरशिप जाएं। शादी सीजन यानी मेहंदी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन, विदाई, 5 फंक्शंस की तैयारी अब रेडी, सिर्फ 5 रुपए में। फेयर एंड लवली का स्पेशल मिनी पैक जो दे सिर्फ 5 रुपए में हमारा बेस्ट एवर निखार। अब 5 रुपए में रोज रेडी। अभी जी हमारी पत्नी जी कहती हैं कि महक से पता चलता है कि कपड़े साफ हुए कि नहीं। महक से नया व्हील, इसमें है नींबू की शक्ति और हजारों फूलों की महक। ये है सफाई और ये सफाई की महक। नया व्हील, सफाई वही जो महके। मम्मी मैं तो टॉस करें। हेड्स हो या टेल्स, अब खुले बालों का भी गिरना मना है, सिर्फ 1 रुपए में। क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी खुले बाल। क्लिनिक प्लस, सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। शादी सीजन यानी मेहंदी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन, विदाई, 5 फंक्शंस की तैयारी अब रेडी, सिर्फ 5 रुपए में। फेयर एंड लवली का स्पेशल मिनी पैक जो दे सिर्फ 5 रुपए में हमारा बेस्ट एवर निखार। अब 5 रुपए में रोज रेडी। मस्ती करने को तैयार, शरारत वाली जोड़ी, राइट, बनाना हर बार, लड़ाई वाली जोड़ी, देखे सपने हम दो चार, विश वाली जोड़ी, और ये फ्रेशनेस जोड़ी 50 ग्राम क्लोजअप टूथपेस्ट और टूथब्रश का जोड़ी पैक सिर्फ 24 रुपए में, ताकि इन जोड़ियों की फ्रेशनेस बरकरार रहे। हेयर डैमेज की सभी परेशानियों को पीछे छोड़ दें। नए डव इंटेंस रिपेयर की शैम्पू प्लस कंडीशनर पैक के साथ शैम्पू डैमेज रिपेयर करे और कंडीशनर नरिश करे, बालों को बनाए कोमल और मुलायम। डैमेज टू ब्यूटीफुल हेयर इन 2 सिंपल स्टेप्स, सिर्फ 5 रुपए में। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। पूर्वांचल है, ये उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण गढ़ है। गोरखनाथ मंदिर सकारात्मकता देता है। गीता प्रेस गोरखपुर सनातन संस्कृति की मुख्य बातें गली मोहल्लों घर तक पहुंचाती है। यहाँ पर किसान परेशान है, वहीं आमी नदी विलुप्त सी हो गई है। एक समय में क्रांति का चौरी चौरा देखने को मिला था और मुंशी प्रेमचंद अपनी साहित्य की धरोहर भी देखे गए थे। यहाँ एक तरफ बुनकर परेशान है, वहीं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री रिवाइवल प्लान की उसे दरकार है। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। प्रदेश सरकार ने भले ही जिला अस्पतालों को ये निर्देश दिए हों कि सभी मरीजों का एक्सरे अस्पताल में ही होगा, लेकिन प्रदेश सरकार के निर्देशों के बावजूद गाजीपुर जिला अस्पताल के मरीज बाहर जाकर एक्सरे कराने को मजबूर है। इधर गाजीपुर जिला अस्पताल के सीएमएस के मुताबिक अस्पताल में एक्सरे प्लेट की कमी है। उनके मुताबिक अस्पताल को अब तक बजट मुहैया नहीं कराया गया है। तो अस्पताल की अपनी दलील है। ये कहा जा रहा है कि अभी तक बजट मुहैया नहीं हो पाया है, एक्सरे प्लेट की कमी है। सीएमएस ने ये तमाम दलीलें दी है। गाजीपुर जिला अस्पताल के सीएमएस ने
इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे आप देख सकते हैं अपना प्रदेश उत्तराखंड। एक पेड़ है, शाखाएं कई हैं। कुछ लोग ये जानते हैं कि लकड़ियां टूटे तभी उनके चूल्हे में आग जलती है। वो रोज इस पेड़ को तोड़ने के नए नए मंसूबे करते हैं, कभी धर्म, कभी जाति, कभी भाषा, कभी वर्ग के नाम पर। वो तोड़ते हैं, हम टूटते हैं। वहीं एक हाथ इस पेड़ की जड़ों को सींचता आया है और रहेगा, ताकि ये पेड़ उसकी हर शाखा, हर पत्ता गर्व से सर उठा करके हरा भरा रह सके। तोड़े नहीं, जोड़े। मैं श्रवण गिरी राहुल गांधी जी की इस एक सूत्र में जोड़ती विचारधारा से जुड़ा एक कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। शादी सीजन यानी मेहंदी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन, विदाई, 5 फंक्शंस की तैयारी अब रेडी सिर्फ 5 रुपए में। फेयर एंड लवली का स्पेशल मिनी पैक जो दे सिर्फ 5 रुपए में हमारा बेस्ट एवर निखार। अब 5 रुपए में रोज रेडी। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं शेखर त्रिवेदी। प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे हरीश रावत ने कहा कि उन्हें अभी सतपाल महाराज का आशीर्वाद नहीं मिला है। वहीं सतपाल महाराज का कहना है कि मुख्यमंत्री जितना सहयोग करेंगे उतना ही सहयोग वो भी देंगे। प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष तीरथ सिंह का कहना है कि पीडीएफ के नेता बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते थे। तीरथ सिंह के मुताबिक बीजेपी देश और प्रदेश में स्वस्थ सरकार देना चाहती है, इसलिए पीडीएफ का प्रस्ताव नकार दिया। प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल का कहना है कि हरीश रावत के मुख्यमंत्री बनने से पहाड़ की राजधानी पहाड़ में बनने की उम्मीदें बढ़ी हैं। विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि हरीश रावत पहाड़ पर राजधानी बनाने के हिमायती रहे। बद्रीनाथ धाम के कपाट 5 मई को ब्रह्म मुहूर्त में खुलेंगे। पुजारियों ने टिहरी राज परिवार के राजा से मुलाकात कर दिन तय किया। हालांकि आपदा के बाद जो हालात हैं उसमें यात्रा संचालित करना प्रशासन के लिए चुनौती है।
रानीखेत जिला बनाने की मांग एक बार फिर से तेज होने लगी है। जिला संघर्ष बनाओ समिति ने जल्द से जल्द जिले की घोषणा न करने की हालत में आंदोलन की चेतावनी दी है। उधर नेता प्रतिपक्ष ने मांग का समर्थन करते हुए रानीखेत को जिला और छावनी परिषद को नगर पालिका का दर्जा देने की मांग की। उत्तरकाशी का बड़कोट इंटर कॉलेज जनपद का दूसरा सबसे बड़ा विद्यालय है, जहां 700 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। बावजूद इसके स्कूल में अध्यापकों का टोटा है, जिससे स्टूडेंट्स खासे परेशान हैं, लेकिन अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। वहीं दूसरी ओर पोखरी महाविद्यालय 2 कमरे में